That's Mike. News at 9. ईरान इजराइल युद्ध अपने चौथे हफ्ते में प्रवेश कर गया है। पिछले 24 घंटों में तनाव और बढ़ा है। ईरान ने तेहरान पर इजराइल हवाई हमलों का जवाब देते हुए इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनमें से ज़्यादातर इंटरसेप्ट हो गई। लेकिन दक्षिणी इजराइल के शहरों अराद और डिमोना में 150 से ज़्यादा लोग घायल हुए और दर्जनों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई। ईरान में अमेरिकी इजराइल हमलों से 1500 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। लेबनान में इजराइल के हमलों से 1000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें हाल के हमलों में तायरे के पास एक नागरिक की मौत और 4 घायल हुए हैं। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया है। कासिमिया ब्रिज उड़ाया गया। हिजबुल्लाह ने ज़्यादातर रॉकेट और ड्रोनों से रिकॉर्ड 63 हमले किए। हूती विद्रोहियों की ओर से रेड सी में कोई नया हमला नहीं हुआ, लेकिन वे ईरान के समर्थन में आगे बढ़ने की धमकी दे रहे हैं। सबसे बड़ा खतरा स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर है। ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि अगर ईरान ने रूट नहीं खोला तो ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला किया जाएगा। जवाब में ईरान ने धमकी दी है कि पावर प्लांट्स पर हमला हुआ तो वो हॉर्मुज पूरी तरह बंद कर देगा, गल्फ में माइन बिछाएगा और क्षेत्रीय ऊर्जा संयंत्रों पर हमला करेगा। इन हालातों में वैश्विक तेल संकट और गहरा गया है। इस बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को इजराइल से बाहर निकलने के लिए यरूशलेम में अपने दूतावास के अम्मान जाने के लिए चार्टर्ड बसों की व्यवस्था की है। यह बसें जॉर्डन इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाएंगी। अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि अभी यरूशलेम और तेल अवीव के इलाकों में बसें उपलब्ध हैं, लेकिन यात्रियों को आगे की यात्रा यथावत खुद करनी होगी। इधर श्रीलंका में ईंधन की कीमतों में दूसरी बार 25% की बढ़ोतरी की गई है। इस फैसले के तहत नियमित पेट्रोल की कीमत 317 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 398 रुपये कर दी गई है। सार्वजनिक परिवहन में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाला डीजल 79 रुपये महंगा होकर 382 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है। श्रीलंका अपने ईंधन का बड़ा हिस्सा सिंगापुर, मलेशिया और दक्षिणी कोरिया से आयात करता है तथा मध्य पूर्व में कच्चा तेल हासिल करता है। अब वह ईंधन राशनिंग और 4 दिन के कार्य सप्ताह जैसे उपायों के साथ खपत को 15 से 20% कम करने की कोशिश कर रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल के साथ पश्चिमी एशिया में चल रहे विवाद पर उपयोगी बातचीत की जानकारी साझा की। उन्होंने ट्वीट कर कहा, कल रात जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल के साथ वेस्ट एशिया विवाद पर उपयोगी बातचीत हुई। संपर्क में रहने पर सहमत हुए। यह बातचीत टेलीफोनिक रूप से हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने पश्चिमी एशिया की वर्तमान स्थिति पर विस्तार से विचार विमर्श किया। जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए दोनों देश निकट संपर्क बनाए रखेंगे। Chairman sir, so the coal bed methane technology is a critical proactive technology used to manage and control underground mine fire hazards by extracting methane gas from coal seams before or during mining activities. My question to Honorable Minister is, has this been tried in Jharia Master Plan or in any other coal fields, particularly southeastern coal fields which cover the Madhya Pradesh, Shahdol, Umaria and Anuppur? Thank you, sir. बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विशेष पत्र लिखा है, जिसमें दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार की नई उम्मीद जगी है, लेकिन चीन सतर्क हो गया है। ईद डिप्लोमेसी के तहत यह पत्र आया, जिसमें रहमान ने मोदी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह त्यौहार एकता, दया और भाईचारे की याद दिलाता है, जो भारत बांग्लादेश के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को मजबूत कर सकता है। फरवरी में सत्ता संभालने के बाद से रहमान ने रिश्तों को नरम करने के संकेत दिए थे। उन्होंने पहले पत्र में अतीत की बाधाओं से आगे बढ़ने की बात कही थी। मोदी की ओर से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया आई, जिसमें फोन बातचीत और लोकसभा स्पीकर की शपथ ग्रहण में मौजूदगी शामिल है। ताजा पत्र में 3 प्रमुख संदेश हैं: ऐतिहासिक भरोसा, जनता के लिए सहयोग और भविष्य की साझेदारी। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज।